सो गुड मॉर्निंग गाइस। और आज आपको पता है रक्षाबंधन है, तो आप सभी को खास तौर पे टू ऑल माय सिस्टर्स, मेरी सभी बहनों को, मेरे सभी भाइयों को मेरी ओर से हैप्पी रक्षाबंधन। और केवल रक्षाबंधन कहने से ही या हाथों पे एक धागा बांधने से ही काम नहीं चल जाएगा। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। कहने को तो हम आगे बढ़ रहे हैं, 21st सेंचुरी आ गया, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम बहुत तेजी गति से पीछे जा रहे हैं। आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ? पता नहीं इंसान में किस चीज़ की कमी हो रही है कि वो इंसान होकर भी इंसान जैसा बर्ताव नहीं कर रहा है। तो केवल वो महिला, वो स्त्री, वो बच्ची जो हमें वो रक्षाबंधन का धागा बांध रही है, केवल उसी के प्रति हमें सम्मान की भावना, या उसे कहते हैं ना एक नॉर्मल भाषा में एक अच्छी दृष्टि, केवल उसी के प्रति नहीं रखनी है जो हमारे घर की महिलाएं हैं। चाहे वो माँ हो गई, चाहे बहन हो गई, चाहे भाभी हो गई, चाहे पत्नी हो गई। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। हर प्रति ये आपको भावना रखनी है। आपको मतलब हम सबको, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। मैंने आपको 2-4 दिन पहले भी शायद एक इस तरह की बात बताई थी। हम पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, जॉब लग जाएंगे, कोई अच्छी बड़ी जॉब लग जाएगा, कोई छोटी जॉब लग जाएगा, वो मेहनत के ऊपर है। थोड़ा बहुत किस्मत भी इसमें असर करता है। कोई हो सकता है कुछ समय बाद IAS अधिकारी बन जाए, कोई हवलदार बन के रह जाए, वो तो उनके अपने अपने प्रयास है। पर आप में मानवता कितनी है, दूसरों को आप किस रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, आप में कितनी पॉजिटिविटी है, ये तो किताबों से नहीं मिलेगा ना। और ये चीज़ें फिर से वही वाली चीज़ दोहराऊंगा, ये चीज़ें आती है हमारे संस्कार से। हम दूसरी स्त्रियों को किस तरह से रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, गंदी नज़र से देख रहे हैं, ये चीज़ें कहाँ से आती है? ये आती है हमारे घर परिवार से, ये हमारे दोस्तों से। हम किस कम्युनिटी में रहते हैं, किस दोस्तों के साथ रहते हैं, हमारा कैसा ग्रुप है, ये चीज़ें वहीं से तो निकल के आती है। तो अगर हमारे संस्कार अच्छे होंगे, अगर हमारे दोस्त अच्छे होंगे, अगर हमारे गुरु अच्छे होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे विचार अच्छे होंगे और जीवन में सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो बस अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को मजबूत करिए, फिर आप उड़िए जितना ऊंचा उड़ना है। मुझे पता है ये सब बोलने वाली बातें, बोलने से कुछ होगा नहीं। सोसाइटी में बहुत से नेगेटिव लोग हैं, वो अपनी हदों को पूरा पार कर जाते हैं, तो इनको समझाने से कुछ नहीं होगा। थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए इन चीज़ों को लेकर के, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि सामने वाले के अंदर इतना भय आ जाए, इतना डर आ जाए कि एक बार ये काम करने से पहले वो 10 बार सोचे। जैसे पुराने ज़मानों में हुआ करते, जब राजा महाराजा हुआ करते थे कि भाई अगर चोरी कर ली उनके राज्य में तो आंखों में गरम गरम सरिये डाल दिए जाएंगे, गरम सरिये पे बिठा दिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी, कितनी सत्य है या नहीं है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन इतनी कठिन सजाएं होती थी कि एक बार इंसान उस एक्ट को करने से पहले 10 बार सोचता होगा। तो अगर इस तरह से चीज़ें नहीं सुधर रही है तो कुछ कड़े नियम तो लाने पड़ेंगे, और अब नहीं लाओगे तो कब लाओगे? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए वाकई। चलिए हम क्लास पे आते हैं। तो विश यू अगेन हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी सिस्टर्स को। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। सॉरी मैंने आपका स्टार्टिंग का थोड़ा सा समय ले लिया। और आज का इम्पॉर्टेंट है ये पहला वाला प्रश्न, और बहुत दुखद भी है। क्या है कि अभी भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का निधन हो गया। क्या नाम है उनका? राकेश पाल। यकीन नहीं हो रहा ना, पर सच है कि हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने थे ये पिछले साल ही। राकेश पाल इनका नाम था, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। अब पूछोगे कैसे हो गया? हार्ट अटैक आ गया इनको, हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया इनका। पिछले साल ही तो ये भारतीय तटरक्षक बल के 25वें नंबर के डायरेक्टर जनरल बने थे। इनको मैं आपको बता दूं 2013 में तटरक्षक पदक और 2018 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक भी मिला था। तो अभी तो आपको इनका नाम याद रखना है। अब कौन नए अपॉइंट होंगे वो नाम भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जब भी अपॉइंटमेंट आएगा सबसे पहले क्रिक एग्जाम चैनल पे आपको पता चल जाएगा। बाकी पहले इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की बात कर ले, भारतीय तटरक्षक बल की। तो स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 1977 नई दिल्ली में मुख्यालय है। मोटो होता है वयम रक्षाम, यानी कि हम रक्षा करते हैं, वी प्रोटेक्ट। और अगर पूछे ना इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पे होती है, किस समिति, तो रुस्तम जी समिति। अब देखो इंपॉर्टेंट निधन वाला प्रश्न है ये। एक बार फिर से 2024 के सारे इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व जिनके हाल ही में निधन हुए हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपको बता भी, राम नारायण अग्रवाल अग्नि मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थे और निधन हो गया। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री रहे, इनकी ऑटोबायोग्राफी थी वन लाइफ इज नॉट इनफ। और साल सेंग मराख, ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मिस्टर क्लीन के नाम से फेमस थे, निधन हो गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, निधन हो गया। शोभना रन्नाडे गांधीवादी सामाजिक सुधारक थी। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से था, मतलब शास्त्रीय नृत्यिका थी ये। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अंशुमान गायकवाड़ क्रिकेटर थे, निधन हो गया। और
पंडित राजीव तारानाथ, इनका संबंध सरोज वादक थे, ये निधन हो गया। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, निधन हो गया। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे। सलाम बिन रज्जाक प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे। पीटर हिग्स ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी फिजिसिस्ट थे। हिग्स बोसोन पार्टिकल की इन्होंने खोज की थी। और पॉल अलेक्जेंडर अमेरिकी थी, द मैन इन द आयरन लंग के नाम से फेमस थे, निधन हो गया। गजल गायक पंकज उधास का निधन हो गया। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी गायकवाड़ का निधन हो गया। और भारत की पहली ओरल या यूं कह दो मौखिक गर्भ निरोधक गोली आई थी सहेली, उसकी खोज करने वाले जो डॉक्टर थे डॉक्टर आर नित्या आनंद, उनका निधन हो गया। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया, किराना घराने से संबंधित थी। मुनव्वर राणा मशहूर उर्दू गायक थे, निधन हो गया। और ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था, उनका नाम इब्राहिम रईसी था। तो ये 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनको ध्यान में रखना। और एक नाम अभी हमने और पढ़ लिया, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का निधन हो गया, उनका नाम राकेश पाल है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अनंत दर्शन शंकर को। तो भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के ये अध्यक्ष हैं, अनंत दर्शन शंकर इनका नाम है, जिनको भी पर्यावरण संरक्षण के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और किसने दिया? रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ने। इन्हें जंगली औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए ये पुरस्कार मिला है, ये सम्मान मिला है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद दिलाऊं, इस साल के स्टार्टिंग में जनवरी में ही हमने एक नाम पढ़ा था प्रोफेसर BR कंबोज का। आपको याद आएगा, MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया था कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने उनको। याद आया वो नाम? तो उनका नाम भी याद रखना। अभिनव बिंद्रा आप जानते ही हो, ओलंपिक ऑर्डर सम्मान इनको मिला है। अच्छा, कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। ये सारे 2024 के इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी कई एग्जाम हुए वहाँ पे जब अवार्ड से प्रश्न आए तो इस लिस्ट में से ही प्रश्न पूछे गए थे, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन पहले MS स्वामीनाथन की हम चर्चा कर लें। यहाँ से भी 2-3 प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि एक तो अभी MS स्वामीनाथन जी को 2024 में भारत रत्न मिला, भारत का सर्वोच्च सम्मान। ये भारत में हरित क्रांति के जनक, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं भारत में। और विश्व में कौन कहे जाते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? नॉर्मन ई बोरलॉग। अच्छा, इनकी बेटी का नाम क्या है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अभी आपको याद होगा, भारत सरकार ने उनको TB उन्मूलन कार्यक्रम का प्रधान सलाहकार बनाया था। चलो, अब मैंने जैसा कि आपको बोला इंपॉर्टेंट अवार्ड्स का रिवीजन करवाऊंगा, आ जाओ फिर। जैसे कि सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 राधिका सेन को मिला। शॉ पुरस्कार, जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं, श्रीनिवास R कुलकर्णी को मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार जिसको कहते हैं एवी विक्टरसन को मिला। राष्ट्र बुकर पुरस्कार 2024 ये जेनी एर्पेनबेक को मिला, जर्मनी की लेखिका है, इनके उपन्यास काइरोस के लिए। और इसमें अनुवादक ट्रांसलेटर कौन है? माइकल हॉफमैन। व्हीटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं 2024 का पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला, असम की है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं आलोक शुक्ला को मिला, छत्तीसगढ़ के हैं। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए रतन टाटा जी को, तो 2023 के लिए बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलीम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार पावुलेरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं मिशेल टेलाग्रैंड को। एरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को, तो 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को मिला। उसी तरह से मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब क्रिस्टिना प्रिस्कोवा ने जीता था, चेक रिपब्लिक की हैं। और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब शेनिस पलासियो ने जीता था, वो निकारागुआ से हैं। 2023 का GD बिरला पुरस्कार डॉक्टर आदित्य सेन डे को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। KPP नाम्बियार पुरस्कार S सोमनाथन जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। और CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। असम वैभव सम्मान जो असम का सर्वोच्च सम्मान है, ये हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब को मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज मैंने आपको बताया। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक्सियांग झांग को मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए संजीव को मिला था, मुझे पहचानों के लिए। और अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को रेक्यूमेंट रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान
पुष्पा भारती को मिला यादें यादें और यादें के लिए और 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला रुद्र सात्विकम के लिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 डॉक्टर रवि कन्नन को मिला। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुब्बैया नल्लामुथु को मिला। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गणात्रा को मिला था फिल्मों में इनके योगदान के लिए। और आप मुझे बताना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया था एक भारतीय संस्थान को दिया था, उस संस्थान का नाम क्या है? ये आपका होमवर्क प्रश्न हो गया एक। बाकी पेन पिंटर साहित्य पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय को, और ये उत्तर प्रदेश की जो आरती हैं ऑटो चालक है उनको ब्रिटेन के जो किंग्स चार्ल्स तृतीय हैं उनसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला था। ये प्रश्न एग्जाम में आया था, हमने कई बार रिवाइज कराया। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 संजना ठाकुर को मिला, ऐश्वर्या रॉय इनका उपन्यास है उसके लिए। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को। शिवशंकरी जो कि तमिल लेखिका हैं, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार मिला। नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था जिसे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल कहते हैं। प्रोफेसर के चोकलिंगम जो कि तमिलनाडु से हैं इनको हंस वोन हंटिंग पुरस्कार मिला। रिगोबर्टा मेंचुतुम ये कला से हैं, अभी गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 मिला। और अभिनव बिंद्रा ओलंपिक ऑर्डर सम्मान इनको मिला। तो ये हमने 2024 के जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं वो हमने रिवाइज़ किए। इस बार 10-15 दिन हो गए होंगे शायद हमें अवार्ड्स रिवाइज़ किए हुए, तो लगभग यहाँ पे हमने 40-45 के आसपास इम्पोर्टेंट अवार्ड्स रिवाइज़ कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे का निदेशक डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा धीरज सिंह को। FTII की बात कर रहे हैं, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, और अब इसके डायरेक्टर धीरज सिंह बन गए हैं अगले 5 सालों के लिए। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हमने कहा हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, मतलब मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। स्थापना होती है 1960 में और प्रेसिडेंट कौन है? R माधवन है, और अभी डायरेक्टर धीरज सिंह बनाए गए हैं। बाकी ऑप्शन में देख लो एक बार, राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर के अभी डायरेक्टर बने, ये इंपॉर्टेंट नाम है। TV सोमनाथन कैबिनेट सचिव बन गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और S सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। ये सोमनाथ नाम है ना, इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिख दिए ताकि आपको याद रहे ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अच्छा, पहले ये बताओ, आपको प्रधानमंत्री जनमन योजना के बारे में कुछ याद है क्या, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था? कब? 15 नवंबर 2023 को। 15 नवंबर आपको पता है ना, बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है, जनजातीय गौरव दिवस, उसी मौके पर इसको लॉन्च किया था। जनमन का मतलब हो गया जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना, जिसका उद्देश्य है PVTG यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के उत्थान करना, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना। तो अभी इसी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पहला मकान बनकर तैयार हो गया है। तो याद रखना कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बाकी देखो, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव हो गए और गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल है। और मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो लाडली बहना योजना यहाँ की है, लाडली बहना आवास योजना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में अभी टॉप पे मध्य प्रदेश रहा था। मध्य प्रदेश ने लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और अभी जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने मध्य प्रदेश के 55 जिलों के लिए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया था। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी आपको मिलेगी उज्जैन में। मध्य प्रदेश ने बैगलेस पहल शुरू की थी। और देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ पे स्थापित हुआ? IIT इंदौर। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना यहाँ शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का यहाँ पे उद्घाटन हुआ था। और मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना यहाँ शुरू हुई। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी मध्य प्रदेश में खुलेगी। तो मध्य प्रदेश से ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, हाल ही में 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। इनका संबंध किससे है? तो आंसर होगा हिंद महासागर। तो अभी यूनेस्को के इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफी कमीशन यानी कि अंतर सरकारी महासागरीय आयोग ने हिंद महासागर में पानी के नीचे की 3 भौगोलिक संरचनाओं यानी कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स को अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु नाम दिया है। अब इनके नाम भारतीयों के ही नाम पे क्यों रखे हैं? जैसे कि अशोक
सम्राट अशोक के नाम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे, तो भारतीयों के नाम पे रखे हैं ना। क्यों? क्योंकि इनकी खोज भारत ने ही की थी। तो हमने जो नाम सजेस्ट किए थे भाई, हमने खोज किया, हमारे द्वारा जो नाम दिए जा रहे हैं वो रखो, तो इसीलिए ये नाम इन्होंने रखे हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, अब हिंद महासागर में 7 संरचनाएं हैं जिनके नाम भारतीयों के नाम पर रखे जा चुके हैं। भौगोलिक संरचना का मतलब जैसे कि पानी के नीचे पहाड़ मिल गया, कोई ज्वालामुखी पर्वत मिल गया जो नया खोजा गया, उनसे इनका तात्पर्य है। अच्छा, सम्राट अशोक से एक प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा था? तो आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। और नाम रखने की बात है तो इसी तरह से 3 चीज़ों के नाम भारतीयों के नाम पे रखे गए थे। मैं बात कर रहा हूँ मंगल ग्रह पे, मार्स पे 3 क्रेटर खोजे गए थे और उनके नाम भारतीयों के नाम पे रखे गए थे। एक तो देवेंद्र लाल के नाम पे जो सबसे बड़ा क्रेटर था उसका नाम लाल क्रेटर रखा था। एक क्रेटर यानी कि गड्ढा, एक क्रेटर का नाम मुरसान क्रेटर रखा था, उत्तर प्रदेश में एक शहर है मुरसान उसके नाम पे, और एक बिहार में शहर है हिल्सा, तो एक का नाम हिल्सा क्रेटर रखा था। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको याद भी आया होगा, तो ज़रूर याद रखना उसको भी। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर पूछ रहे हैं कि स्काईट्रैक्स की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस सूची में टॉप पर कौन है, शीर्ष स्थान किसे मिला? तो आंसर होगा कतर एयरवेज को। तो अभी स्काईट्रैक्स ने वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2024 की घोषणा की है और इसमें भारतीय एयरलाइन विस्तारा को भारत और या यूं कहूं कि दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन बताया गया है। इसे 2021 से लगातार चौथी बार ये सम्मान मिला है और वर्ल्ड में अगर बात करें तो विस्तारा ये 16वें स्थान पर है, जबकि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन बताया गया है बेस्ट एयरलाइन कतर एयरवेज को, और 8वीं बार दुनिया की बेस्ट एयरलाइन का खिताब इसे मिला है। दूसरे स्थान पे सिंगापुर एयरलाइन है और तीसरे पे एमिरात जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात की एयरलाइन है। स्काईट्रैक्स जिसने ये रैंकिंग जारी की उसकी बात करें तो ये लंदन यूके में स्थित एक कंसल्टेंसी है जो कि एयरलाइंस और हवाई अड्डों को रैंकिंग देती है। तो विश्व में याद रखना इसके अनुसार कतर एयरवेज बेस्ट है, भारत में विस्तारा है जो पूरे विश्व में 16वें स्थान पर है, ये इसमें बताया गया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगस्त महीने का जो सेकेंड वाला वीक का वीडियो है वो आज अपलोड हो गया है मॉर्निंग में। 2-3 दिन से मैं बना नहीं पाया था क्योंकि सेकेंड वीक में हमने कवर किया है 8 से लेके 14 अगस्त तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। 2-3 दिन से आपको पता है मेरे को गले में टॉन्सिल वगैरह, छाले वगैरह की दिक्कत हो रही थी। अभी वो थोड़ा कम हो गए हैं तो मैंने कल उसको बना दिया है और अपलोड हो गया वो अभी मॉर्निंग में। आप उसको जाकर के देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल भी मिस मत करना, मजा आ जाएगा आपको वीडियो देख करके। अगर आपने अभी तक हमारा कोई वीकली वाला वीडियो नहीं देखा है तो, या कहीं और जगह आपने वीडियो देखा हो वीकली, एक बार अपना वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो टेस्ट कीजिएगा, तभी तो आपको पता लगेगा। और सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी, ये किस्में जो हैं इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा नारियल। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 61 फसलों की 109 हाई यील्ड वैरायटी यानी कि ज़्यादा उत्पादकता वाली किस्मों को लॉन्च किया है। इनमें 34 खेती की फसलें हैं और 27 बागवानी फसलें हैं। किसने तैयार किया? IARI यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इनको तैयार किया है। और इनमें से जो 2 किस्मों की हमने यहाँ पे बात की है, एक तो कल्पा सुवर्णा और एक कल्पा शताब्दी, ये नारियल की किस्में हैं, नारियल की वैरायटी है। जो कल्पा सुवर्णा है और कल्पा शताब्दी है तो नारियल, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? ये इसकी कल्पा सुवर्णा तो बौनी किस्म है यानी कि छोटा पौधा होगा, और ये लंबी किस्म है यानी कि इसका लंबा पौधा होगा कल्पा शताब्दी का, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं गोल्डन राइस, पढ़ा है हमने पहले भी, इसमें कौन सा विटामिन होता है? तो याद रखना विटामिन ए। और इसको मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश फिलीपींस था, लेकिन बैन करने वाला भी पहला देश फिलीपींस बन गया। पॉलिश्ड राइस में कौन सा विटामिन नहीं होता? याद रखना विटामिन B1। वैसे अभी भारत का पहला राइस ATM हमने कहाँ पे खोला है? उड़ीसा में। और पूछूं कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, नेशनल राइस रिसर्च सेंटर, ये आपको कटक उड़ीसा में मिलेगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय वाला फिलीपींस में मिलेगा। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है?
तो आंसर होगा मद्रास हाई कोर्ट। तो अभी मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामले में ये कहा कि मंदिर में जो मूर्ति होती है उसे जीवित व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए, मतलब उसका पारंपरिक अनुष्ठान होना चाहिए, उसकी पूजा अर्चना जो भी होती है वो होनी चाहिए, इसलिए मंदिरों को बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें खुला रहने देना चाहिए, मूर्ति को जीवित मानना चाहिए। किसने बोला? मद्रास हाई कोर्ट ने। आपको पता है हमारे भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? याद रखना 25 है। 25वां बना था नवीनतम अमरावती हाई कोर्ट जो आंध्र प्रदेश में है। और वैसे आपको पता होना चाहिए हमारे हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन है? अन्ना चांडी है, वो केरल हाई कोर्ट से थी। और हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस पूछेंगे तो आंसर होगा लीला सेठ, वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से थी। वैसे अभी पाकिस्तान में किसी हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी, इसी साल की बात है। क्या नाम है? आलिया नीलम उनका नाम है, पढ़ा था हमने, लाहौर हाई कोर्ट में था वो। और मैं पूछूं हमारे देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर ये कहाँ पे बना है? रांची में, झारखंड रांची। और क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है पूछेंगे तो केरल हाईकोर्ट बना था। ये भी पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हाल ही में चर्चा में रही नल गंगा वेन गंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो नल गंगा वेन गंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध महाराष्ट्र से है। एक्चुअली में महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ में बारिश की कमी के कारण फसलें बर्बाद हो रही है और किसान आर्थिक कमजोरी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। फिर इसके समाधान के लिए 2018 में वेन गंगा नल गंगा नदी जोड़ परियोजना का प्रस्ताव रखा गया था, पर 2019 में सरकार बदलने से परियोजना बंद हो गई। पर एक बार फिर जब बीजेपी सरकार आई तो इस परियोजना को शुरू किया गया और अभी कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी मिल गई है। तो इससे विदर्भ क्षेत्र के 6 जिलों में कृषि भूमि की सिंचाई होगी इस नदी जोड़ परियोजना से। क्या नाम है? नल गंगा वेन गंगा नदी जोड़ परियोजना, महाराष्ट्र में है, याद रखना। अच्छा, देश की जो पहली नदी जोड़ परियोजना थी वो केन बेतवा है, मध्य प्रदेश की है। केन से बेतवा में पानी जाना है। और बेतवा पर कौन सी परियोजना है? माता टीला परियोजना। और कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना ये बिहार की है। अच्छा, यूं बताओ नदी जोड़ो परियोजना को कौन सी क्रांति कहते हैं? याद रखना अमृत क्रांति आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने किस देश की कंपनी जीरो स्पेस सिस्टम ZES के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो हैदराबाद का एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है ये ध्रुव स्पेस, और इसने अभी सिंगापुर की ZES कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है। ZES मतलब जीरो स्पेस सिस्टम। समझौता क्या है? तो ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये समझौता हुआ है इन दोनों के बीच में। अच्छा, सिंगापुर की कैपिटल क्या होती है? सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर और प्रेसिडेंट थर्मन षणमुगरत्नम है। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। आप में से अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर कर देना मेरे दोस्त। और बताओ, आज इतना खुशी का दिन है, रक्षाबंधन है, सब भाइयों को मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी, पर मैं मिठाई नहीं खा सकता। आपको पता ही है क्यों? बताया था मैंने आपको, छाले हो जाते हैं और अभी तो गले में पूरे टॉन्सिल मिटे भी नहीं है। मतलब कहीं कहीं बार होता है ये, कई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना, वही आपको नहीं मिलती है। बड़ी खतरनाक चीज़ है। बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना मेरे दोस्त। और PDF इसकी आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए आपको PDF वगैरह का। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करेंगे। तो यहाँ पे हम 18 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा भारत के राष्ट्रपति के सचिव बन गए दीप्ति उमाशंकर। फिर पूछा पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बने सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। फिर पूछा 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो अट्टम को। फिर पूछा अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल को किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। फिर पूछा किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश। फिर पूछा थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बन गई है पेंटोग्टान शिनावात्रा। फिर पूछा किस देश ने अपने नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया? स्वीडन। फिर इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 और SR0 उपग्रह को किससे लॉन्च किया? SSLV-D3। फिर पूछा हमारे विदेश मंत्री ने अभी अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज का भी उद्घाटन किया मालदीव में। और आखिरी प्रश्न पूछा भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीशों ने अभी कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? केरल में। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था महास्वप्निकुड्डू नाम की बुक को अभी किसने लिखा है? तो आंसर होगा P. विक्रम ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।